तो वर्तमान में वाइस प्रेसिडेंट कौन है भारत के? कौन है? जगदीप धनखड़। किस राज्य से आते हैं? पेपर में ऐसे बेवकूफ वाले क्वेश्चन आते हैं बेटा, वो राजस्थान से आते हैं। और हमारी जो द्रौपदी मुर्मू प्रेसिडेंट हैं, वो किस राज्य से आती हैं? ओडिशा से आती हैं। ओडिशा राज्य से हमारी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू आती हैं, जो संथाल ट्राइब से उनका रिलेशन, संथाल जनजाति से। और वो मयूरगंज है कि भंज है? मयूरगंज जिले से आती है। भंज गंज मुझे ध्यान नहीं आ रहा, पर मैं तो पहचान लूंगा ना, उसमें गंज हो या भंज हो, मयूर में टिक लगा के चले आना है। बाकी देखा जाएगा, यदि गंज और भंज में आएगा तो फिर हम यूं करेंगे थोड़ी देर, फिर देखेंगे बाल टूटा कि नहीं टूटा है। गंजे हो गए, बाल टूटा तो गंज में लगा देंगे, और क्या है, नहीं तो भंज तो चल ही रहा है। देखिए, उपराष्ट्रपति से क्वेश्चन ज्यादा नहीं पूछते जितना प्रेसिडेंट से आते। उपराष्ट्रपति में ज्यादा आर्टिकल भी नहीं, और आर्टिकल में सिर्फ आपको दो बताऊंगा जो इनके शपथ से रिलेटेड है, और एक उनका कभी कभी पूछ लेता कार्यकाल, तो वो मैं समझा दूंगा। बाकी आर्टिकल में सिर्फ आपको बताता रहूंगा कि इस आर्टिकल में ये लिखवाऊंगा आपको लिमिटेड, क्योंकि आपके पुराने आर्टिकल तो याद नहीं हुए होंगे। कल से SW ये है, कल से 1 से 20 तक के आर्टिकल आप याद करके आएंगे, नहीं 1 से 25 तक के याद करके आएंगे, परसों 25 से 51 तक, ये आपका SW कल का सुन लीजिए, 1 से 25 आर्टिकल तक मैं आपको 51 तक रटवा के मारूंगा। नहीं मानोगे तो फिर रस्सी लाऊंगा, फंदे हैं सबके लिए लटकाऊंगा यहां पर। 25 तक, ठीक है? एक बार पढ़िएगा, सारा पढ़ा हुआ याद आ जाएगा, नहीं ज्यादा लग रहा हो तो फिर 20-20 करके याद कर लेंगे। देखिए, उपराष्ट्रपति में सबसे पहले समझना होगा कि उपराष्ट्रपति के लिए जो संविधान में प्रोविजन किए गए हैं, तो इसके आर्टिकल शुरू होते हैं 63 से। 63 है, 64 है, 65 है, मतलब लगातार चलते चलते 69 तक आते हैं, 69 है, और 70 उत्तर में फिर आगे विस्तार होने लगता है। 71 में फिर सुप्रीम कोर्ट इनके निर्वाचन से संबंधित विवादों को सुलझाता। 72 में क्षमादान। 73 में संघ कार्यपालिका का विस्तार हो गया। तो मोटे मोटे आर्टिकल आपके यहां से शुरू होते हैं 63 से लेकर, आपको ये याद रखना बस। देखिए, 63 में कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ठीक? सिर्फ सिंपल से कहा कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा, हमसे मतलब नहीं है 63 से, ना पेपर में आता। अब समझना है कि आगे कैसे राष्ट्रपति होंगे, कौन राष्ट्रपति होगा, उसकी अवधि क्या होगी, उसको चुना कैसे जाएगा, उसको शपथ कौन दिलाएगा। हम ऐसे ही जैसे राष्ट्रपति में पढ़े थे, उसके कार्य क्या होंगे, वैसे ही सीक्वेंस में पढ़ लेंगे। तो सबसे पहले समझेंगे कि राष्ट्रपति कौन बन सकता है, या इसकी योग्यताएं क्या होनी चाहिए, ठीक है? देखिए, इसकी योग्यता में वही जैसे प्रेसिडेंट के पास थी 4 योग्यताएं, इसी तरह वाइस प्रेसिडेंट के पास भी 4 योग्यताएं होनी चाहिए। एक छोड़कर बाकी सेम 3 है। पहला है भारत का नागरिक। दूसरा क्या होगा? आयु कितने वर्ष होगी इसकी? 35। चूंकि राष्ट्रपति में मैंने बोला था कि लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता, अब इसमें सिर्फ एक याद रखना है कि यहां ये राज्यसभा, राज्यसभा का सदस्य बनने की, बस ये अंतर होता। पेपर में यही घुमा फिरा के 2 पूछते हैं, बी और सी। एज पूछता है और पूछता है कि किस सदन का सदस्य बनने की उसमें योग्यता होनी चाहिए। क्योंकि आपको मालूम है कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। यदि इस सदन के सदस्य बनने की योग्यता नहीं होगी और किसी निर्योग्य व्यक्ति को बैठा दिया जाएगा, तो क्या उसकी बात सुनेंगे लोग?
मान के चलते जैसे आपकी एक क्लास है, आपकी क्लास में कोई बच्चा ना पढ़ता हो, सामने वाला चाय बनाता हो और उसको मैं मॉनिटर बना दूं पूरे क्लास का, तो आप अच्छा लगेगा, आप उसके फैसले स्वीकार करेंगे, आप नहीं कहेंगे, कहेंगे क्लास से ही बना दो, कहेंगे ना यही। तो इसलिए राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता उपराष्ट्रपति में होनी चाहिए, क्योंकि वह उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ठीक, उसमें क्या होता है, राष्ट्रपति के पास लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। और चौथा क्या होगा, लाभ का पद धारण न किए, मतलब लाभ का पद नहीं होना चाहिए। पेपर में दो आते हैं ज्यादातर, ये और ये, बाकी आपसे कुछ नहीं पूछेगा, क्योंकि सभी को मालूम है कि भारत का नागरिक होगा, सभी को मालूम है कि लाभ का पद होगा। बच्चे कंफ्यूज होते हैं वर्ष और किस सदन का सदस्य। हमेशा याद रखना कि उपराष्ट्रपति, जैसे ही आप एक कंक्लूजन में पहुंचे, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दो ही तरह के राष्ट्रपति हैं हमारे पास, एक राष्ट्रपति एक में उप लगा है वो राष्ट्रपति। पहले वाला यदि आपको एक भी याद है कि ये राज्यसभा का है, तो दूसरा वाला लोकसभा को ऑटोमेटिक ध्यान में रख लेना। बस बता सकता हूं कि क्यों होता है, पर औचित्य नहीं समझाने का। देखिए, लोकसभा का इसलिए रखा जाता है राष्ट्रपति को, क्योंकि लोकसभा क्या करती है, सारे कानून बनाती, मतलब कोई भी कानून बनाने की पहल कौन करता है, लोकसभा पहले करती है, क्योंकि हमारे चुने हुए जनता के प्रतिनिधि होते हैं। ठीक है, यदि कोई कानून मान के चलते के, ये सारी हमारी लोकसभा है, ठीक है, और मैं हूं राष्ट्रपति और ये है उसके अध्यक्ष। ठीक, आप सब लोग चुनकर आए हैं अपने अपने क्षेत्रों से, सांसद महोदय आप लोग, आप एक कानून बना रहे हैं, और कानून क्या होगा, पास होने के लिए मेरे पास आएगा। यदि मैं इस सदन की सदस्यता या सदस्य बनने की योग्यता ना रखूं और उस कानून पर हस्ताक्षर करूं, तो मतलब फिर वो समझ से परे। कहने का तात्पर्य यह है कि किसी कोई केमिस्ट्री की क्लास चल रही है, ठीक, केमिस्ट्री की क्लास हो और टीचर एग्जाम ले रहा हो और वहां प्रैक्टिकल चालू हो, और मुझे केमिस्ट्री ना आती हो, मुझे फिजिक्स आती हो, लेकिन मैं आपका इंस्पेक्शन करने आ जाऊं, तो ये आपके साथ गलत होगा कि नहीं होगा, ना मुझे समझ में आएगा, मैं आपके गलत नंबर देके चला जाऊंगा। इसलिए हमेशा ध्यान दिया जाता है कि जो साइन करेगा, अथॉरिटी जिसके पास होती है फाइनल कानून बनने की, गजट जारी करने की, लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य को वो सत्र को बुलाने की, तो जो पावर्स होती हैं ज्यादातर, इसलिए उसे कहा जाता है कि आप लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखिए। हालांकि इनके पास भी होती है पावर्स, पर ये पदेन सभापति होते हैं, और आपको मालूम है कि राज्यसभा का कभी कोई कार्यकाल समाप्त नहीं होता, और एक तरह से स्थायी विधान मतलब एक तरह विधान परिषद की तरह ही होती है, मतलब एक सभा है जो कभी समाप्त, इसका कार्यकाल नहीं होता। ठीक है, चूंकि लोकसभा समाप्त होती रहती है, नया राष्ट्रपति चुनते रहते हैं, तो इसलिए हमें लोकसभा का सदस्य बनना अनिवार्य है। तो हेडिंग डालिए, साइड हेडिंग, ये पॉइंट में पहले लिखिए, पॉइंट में पहले लिख लीजिए, उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद भारत ने अमेरिका के संविधान से लिया, अमेरिका के संविधान से लिया, तथा यह संघ सरकार की, यह संघ सरकार की कार्यपालिका का महत्वपूर्ण अंग होता है, तथा यह संघ सरकार की कार्यपालिका की महत्वपूर्ण अंग होता है। अगली लाइन से लिखो, उपराष्ट्रपति चुने जाने के लिए, उपराष्ट्रपति चुने जाने के लिए
निम्न योग्यताएं होनी चाहिए, निम्न योग्यताएं होनी चाहिए। ये चारों लिख लो। सिक्सटी 67 है यदि मन हो। उपराष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया, उपराष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया। अनुच्छेद लिखना हो तो 66 लिखना। कोई दबाव नहीं अनुच्छेद का, सिर्फ मैं भी अपनी होशियारी झाड़ने के लिए लिख रहा हूं और कुछ नहीं, ताकि आपको ये ना लगे कि मास्टर को नहीं आता। मास्टर को आता, पर आपको नहीं याद करने। क्यों याद करोगे? फालतू का आरो आरो दो तो याद करो, उसमें टिक लगाने को आते हैं तो दो पढ़ो। राष्ट्रपति के निर्वाचन को आपको याद है क्या क्या होता था राष्ट्रपति के निर्वाचन में? तो कौन बताएगा कि राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया में कौन कौन भाग ले सकते हैं? आपने हाथ उठाया था मोहतरमा, आप बताइए। हाँ, राज्यसभा और इलेक्टेड मेंबर, विधानसभा के बेटा बात नहीं करो, बता रही है तो सुनो अच्छे से। बिल्कुल सही है। और मुझे कौन बताएगा कि जब इन पर महाभियोग लगाया जाता तो कौन भाग लेता है? आप बताओ, आप बताओ। राज्यसभा के मतलब कहने का तात्पर्य क्या है? इलेक्टेड मेंबर होते हैं और नॉमिनेटेड भी शामिल होते हैं, और कहने का तात्पर्य ये कि संसद के सारे सदस्य भाग लेते। आपको नॉमिनेटेड ना ध्यान रहे, पेपर में लिख के आ जाए संसद के सारे सदस्य। संसद के सारे सदस्य में तो नॉमिनेटेड भी आते हैं। दो ही तरह के मेंबर होते हैं वहां पर, एक चुने गए, एक बिना चुने गए। ठीक, तो इसमें नॉमिनेटेड वाला कोई सदस्य नहीं है, और ये वाले विधानसभा वाले भी कोई। ठीक, अब बस इतना ही याद रखना है कि यहां लोकसभा और राज्यसभा के जो पूरे मेंबर हैं भाग ले रहे हैं। बस इतना ही ध्यान लिखना है कि ये जो महाभियोग में सारे भाग ले रहे हैं वही निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लेते हैं। कहने के तात्पर्य ये कि संसद के सारे सदस्य मिलकर ही उपराष्ट्रपति को चुनते हैं, चाहे वो नॉमिनेटेड हो चाहे वो इलेक्टेड हो। और कौन भाग नहीं लेते? मतलब सेम टू सेम महाभियोग वाले कंडीशन है। कुछ अंतर समझ में आया? नहीं ना? सिर्फ संसद के इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर, चाहे वो राज्यसभा हो चाहे राज्यसभा हो चाहे वो लोकसभा हो, सारे सदस्य किसकी प्रक्रिया में भाग लेंगे? उपराष्ट्रपति को। और इनसे कोई मतलब हमें है। सिंपल सी एक लाइन याद करनी। आपको जैसे महाभियोग याद रखता है तो इसे लिंक कर सकते हैं कि अच्छा ये भी ऐसा ही सेम टू सेम। ठीक है, समझ में आया? कोई डाउट तो नहीं है मन में? उपराष्ट्रपति को संसद के सारे सदस्य मिलकर चुनते हैं, लेकिन राष्ट्रपति में थोड़ा अंतर होता है। इसमें राज्यसभा और लोकसभा के सिर्फ इलेक्टेड मेंबर मतलब चुने गए सदस्य ही भाग लेंगे, नॉमिनेटेड वाले नहीं लेते, और विधानसभा के सदस्य भी शामिल इसमें हो जाते। ठीक है, कभी आ जाए कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की प्रक्रिया में, निर्वाचन प्रक्रिया में कौन शामिल या अंतर क्या क्या है, तो अंतर यही है कि एक में नॉमिनेटेड नहीं है, एक में नॉमिनेटेड है, एक में विधानसभा वाले रहते हैं, एक में विधानसभा। बस सिंपल सी।
ठीक है, तो लिखिए, 2 लाइनों में लिख जाएगा ये। लिखिए, योग्यता रखने वाला, योग्यता रखने वाला, रखने वाला व्यक्ति जिस दिन बन गया ना, अपने छोड़ गया, राष्ट्रपति के निर्वाचन में खड़ा हो सकता है या चुनाव लड़ने के लिए खड़ा हो सकता है। यह पूरा चुनाव, यह पूरा चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति एकल संक्रमणीय मतदान और समानुपातिक निर्वाचन और समानुपातिक निर्वाचन प्रक्रिया के द्वारा संपन्न होता है, प्रक्रिया के द्वारा संपन्न होता है। सिंपल से याद रखिए, जहां जनता प्रत्यक्ष वोट देके चुन रही हो तो वो डायरेक्ट निर्वाचन पद्धति कहलाता है। जहां जनता की भागीदारी बिल्कुल नहीं है तो वो सारे चुनाव कौन कराते? इनडायरेक्ट मेथड कहलाते। तो राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों को भले हम चुन रहे हैं, लेकिन वो किसको चुन रहे हैं? उपराष्ट्रपति को। तो हमारी कोई भूमिका तो रहती ही नहीं है। तो इसलिए कभी कभी पेपर में आता है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति को किस तरह से चुना जाता है, प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति या अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति। तो दोनों कैसे चुने जाते हैं? अप्रत्यक्ष, क्योंकि हमारी भूमिका उसमें कुछ भी नहीं। हमारा सिर्फ चुनने का मतलब है कि हम अपने विधायक को चुन लेते हैं, अपने सांसद को चुन लेते हैं, नगर पालिका के जो अध्यक्ष या सदस्य होते हैं उनको चुन लेते हैं, इसके अलावा किसी को नहीं चुनते। ठीक है, उसके आगे लिखो, तथा इस प्रक्रिया में, तथा इस प्रक्रिया में लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य, के सभी सदस्य वोट डालकर उपराष्ट्रपति को चुनते हैं, उपराष्ट्रपति को चुनते हैं। ठीक है, जैसे मान के चलिए अब कोई उपराष्ट्रपति क्या हो गया? चुन गया। मतलब मान के चलते हैं जो वर्तमान में हमारे जगदीप साहब हैं, धनखड़ साहब, धनखड़ हैं, कड़ नहीं है, जो हमारे जगदीप धनखड़ साहब, वो चुन लिए गए। दोनों सदस्यों, दोनों लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा वोटिंग हुई। उनके खिलाफ भी एक व्यक्ति खड़े रहे थे। जो उपराष्ट्रपति के चुनाव में 2 लोग खड़े थे, एक बीजेपी वाले की तरफ से खड़े थे, मतलब एनडीए अलायंस से, और एक दूसरा गठबंधन की सरकार से। तो चूंकि इनके पास बहुमत ज्यादा था तो आराम से जगदीप धनखड़ साहब चुन लिए गए। अब देखिए, जैसे चुन लिए गए, मान के चलते हैं, तो सबसे पहले काम क्या होगा? इनको क्या दिलाई जाएगी? शपथ, शपथ दिलाई जाएगी। इन्हें शपथ कौन दिलाता है?
भारत का राष्ट्रपति। मान के चलते हैं राष्ट्रपति नहीं है, तब कौन दिलाएगा? मान के चलते हैं राष्ट्रपति कहीं घूमने चले गए, अब बताओ। तुक्के अच्छे मारो पर आंसर नहीं सही। राष्ट्रपति एक व्यक्ति को ऐसा बना के जाएगा या उसे पावर देके जाएगा कि आप ओथ दिला सकते। राष्ट्रपति के पास ये अधिकार होगा कि वो उस व्यक्ति को अधिकार ट्रांसफर करके जाए कि आप इनको, उपराष्ट्रपति महोदय को आप शपथ दिला दीजिए। भारत का राष्ट्रपति समानता दिलाता है। इनकी अनुपस्थिति में इनके द्वारा नियुक्त या इनके द्वारा जिसे अथॉरिटी दी जाती है वही व्यक्ति इन महोदय को क्या दिलाएगा? शपथ नहीं। अब वो किसकी मर्जी है वो इन पर छोड़ दी। वो नॉर्मली क्या करते हैं, किसी जज को दे जाते हैं, नॉर्मली जज को। पर ऐसा लिखा नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ इतना ही लिखा है 69 आर्टिकल में, अनुच्छेद 69 में, कि उपराष्ट्रपति को शपथ भारत का राष्ट्रपति दिलाएगा या इसकी अनुपस्थिति में इनके द्वारा कोई नियुक्त व्यक्ति। अब व्यक्ति कोई भी होता, उनकी मर्जी है भाई। वो मेरी मर्जी होगा तो मैं किसी कर्मचारी से दिलवा दूंगा, मेरा मर्जी होगा तो अपने पर्सनल सेक्रेटरी से कह दूंगा कि चले जाना, चले आना। मेरी मर्जी होगा तो मैं कह दूंगा प्रधानमंत्री साहब से रिक्वेस्ट कर दूंगा, चले जाइए। मेरी मर्जी होगी तो मैं किसी से कह दूंगा। ठीक है, तो उनको शपथ दिलाई दी गई। ठीक, अब जनगी जैसे ही इनका शपथ, जिस दिन ये शपथ लेते हैं, एक चीज बेटा याद रखो, पेपर में एक कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन बना करता है कि राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति हो, किसी व्यक्ति का कार्यकाल किस दिन से प्रारंभ होता है। तो याद रखना, जिस दिन वो शपथ लेते हैं उसके बाद वो साइन किया करते हैं। आप देखते होंगे ना, जैसे ही प्रधानमंत्री शपथ लेते हैं उसके बाद उनसे रजिस्टर में साइन करवाए जाते हैं। जैसे ही साइन किए वैसे उनका कार्यकाल शुरू। तो जिस दिन वो शपथ लेते हैं उसके बाद साइन करते हैं, इसके बाद उनका कार्यकाल, तो शपथ के दिन से ही इनका कार्यकाल शुरू हो जाएगा। और इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? नॉर्मली कार्यकाल होता है इनका 5। ठीक, हालांकि ये कार्यकाल से पहले अपना त्याग पत्र भी दे सकते हैं। और त्याग पत्र किसे देंगे? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र देता है, उपराष्ट्रपति, बात खत्म। एक दूसरे को त्याग पत्र देते रहे। मान के चलते हैं ये त्याग पत्र अब उपराष्ट्रपति को या त्याग पत्र राष्ट्रपति महोदय को, पहले यहीं तक लिखते हैं, फिर इसके बाद कार्यकाल में कहानी बढ़ी। लिखो आगे, पॉइंट में लिखना। उपराष्ट्रपति को अनुच्छेद 69, उपराष्ट्रपति को अनुच्छेद 69, बेटा 69 वाला अनुच्छेद याद रख, पेपर में आता है, फिर हमसे मत कहें। अनुच्छेद 69 के तहत भारत का राष्ट्रपति शपथ दिलवाता, शपथ दिलवाता। तथा शपथ लेने के साथ ही तथा शपथ लेने के साथ ही इनका कार्यकाल प्रारंभ हो जाता, इनका कार्यकाल प्रारंभ हो जाता। जो सामान्यतः 5 वर्ष तक होता है, जो सामान्यतः 5 वर्ष तक का होता है। लेकिन निम्न तरीके से भी
इनका कार्यकाल समाप्त हो सकता है, इनका कार्यकाल समाप्त हो सकता है। आप समझिए कि कैसे उनका कार्यकाल समाप्त हो सकता है। जैसे हमारे उपराष्ट्रपति को नियुक्त कर दिया, शपथ दिला दी, चुनाव उनाव होके शपथ ले ली और उनका कार्यकाल शुरू हो गया। नॉर्मली वो 5 साल तक बने रहेंगे जब तक कोई अगला उपराष्ट्रपति नहीं चुन लिया। हो सकता है कि इनका मूड बीच में खराब हो जाए और क्या कर दें, त्याग पत्र किसे देते हैं, राष्ट्रपति महोदय को त्याग पत्र किसी भी कारण से दिए जा सकते, ये उनकी व्यक्तिगत चॉइस है। हो सकता है पार्टी कहला के दे ले, हो सकता है उनकी निजी ऐसी इच्छाओं की दे दे, ठीक। दूसरा ये है कि इनसे क्या किया जा सकता है, इन्हें प्रभावी बहुमत के माध्यम से संसद से प्रस्ताव पारित करके हटाया जा सकता, एक तरह से महाभियोग की प्रक्रिया शुरू करके भी इनको। लेकिन इस पर बहुमत कैसे होगा, अब ये थोड़ा समझ लो प्रभावी का मतलब क्या है। क्योंकि जब हमने महाभियोग राष्ट्रपति की प्रक्रिया पढ़ी थी तो उसमें सिंपल सी लाइनें ये है कि राष्ट्रपति को संविधान के प्रावधानों के उल्लंघन के आधार पर ही हटाया जा सकता है, और जब भी हटाना होगा तो किसी भी सदन में कोई भी प्रस्ताव लाया जा सकता है, उस पर 1/4 सदस्यों के साइन होने चाहिए लेकिन प्रस्ताव, और जैसे ही प्रस्ताव आएगा तो उन्हें 14 दिन की पूर्व की नोटिस देनी पड़ती है, उसके बाद उनकी कार्यवाही शुरू होती है। कार्यवाही शुरू होने के बाद दोनों सदनों से 3/4 के विशेष बहुमत से प्रस्ताव यदि पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति को पद छोड़ना पड़ता है। अब देखिए उसमें है विशेष बहुमत। प्रभावी बहुमत का मतलब क्या होता है, देखिए अब इसमें एक कंडीशन, कंडीशन एक ये है कि जब भी उपराष्ट्रपति को हटाना होगा तो ये सिर्फ प्रस्ताव लाया जाएगा केवल और केवल कहां पर, राज्यसभा। लोकसभा प्रस्ताव पहले नहीं ला सकती। क्यों नहीं ला सकती, क्योंकि पदेन सभापति किसके हैं, ये राज्यसभा। तो यदि क्लास के मॉनिटर को हटाना तो सबसे पहले क्लास के जो सदस्य होंगे वही तो हटाएंगे ना उसको, कि साहब हमें मॉनिटर पसंद नहीं है, हम आपकी टीचर से शिकायत कर रहे हैं। ये तो नहीं होगा कि बगल वाली क्लास के बच्चे आएंगे कि नहीं हमें दूर से दिख गया था टीचर अच्छा नहीं हुआ, मॉनिटर आपका अच्छा, ऐसा तो होगा नहीं, नहीं ना। तो इसलिए चूंकि राज्यसभा को देखते हैं तो सबसे पहले प्रस्ताव राज्यसभा ही ला सकती है, लोकसभा के पास ऐसे अधिकार नहीं है। लोकसभा का मूड हो कि नहीं हम उपराष्ट्रपति को हटा दे तो ऐसा वो करने का अधिकार नहीं रखते। सबसे पहले प्रस्ताव आएगा राज्यसभा, मान के चलते कोई प्रस्ताव आ गया, प्रस्ताव आने के बाद उस पर चर्चा होगी, इन्हें भी क्या किया जाएगा 14 दिन का पूर्व का नोटिस दिया जाएगा कि साहब ताकि आप तैयारी कर लीजिए, अपनी बात रख लीजिएगा, ठीक। चर्चा हुई, सबने अपनी अपनी बात रख दी, उपराष्ट्रपति महोदय ने भी बात रखी। अब राज्यसभा में क्या होगी, वोटिंग होगी, वोट डाले जाएंगे और वोट में है प्रभावी बहुमत। प्रभावी बहुमत का मतलब यहां समझिए आप, उदाहरण के लिए मान के चलते हैं कि ये जो बैच बनाया गया मॉर्निंग का, यहां पर बच्चे हैं, मान के चलते हैं हाइपोथेटिकल लेना 100 बच्चे, कितने बच्चे, एक मॉर्निंग का बैच है जिसमें कितने बच्चे हैं, 100 स्टूडेंट है, और 100 स्टूडेंट की हमने सीट उस हिसाब से लगा रखी 1 2 3 4 5 6, क्योंकि क्रमशः सबकी सीटों के नंबर पड़े। अब क्या होगा, प्रभावी का मतलब समझिए, क्या आप देखते हैं कि 100 बच्चे प्रतिदिन आते हैं, कंडीशन 100 बच्चे क्या एडमिशन लेने के बाद क्या कुछ बच्चे छोड़ नहीं देते, छोड़ देते हैं, हालांकि हमारी 100 की कैपेसिटी है। इसी तरह जो राज्यसभा होती है वहां पर कैपेसिटी कितनी है, 250 की, जिसमें हम 245 में चुनाव लड़ लेते हैं, इसमें भी हम 12 घटा दीजिए
तो उसमें बचते हैं 233। 233 सदस्यों को ही चुना जाता है, 12 सदस्यों को नॉमिनेटेड किया जाता है, मतलब कैपेसिटी हमारी 245। ठीक, देखिए हमारे यहाँ क्या होता है 245 में कभी कभी क्या होता है कि राज्यसभा का जो सदस्य होता है किसी कारण क्या होता है कि मान के चलिए मर गए, सांसद साहब निपट गए, मान के चलते हैं 5 सांसद साहब किसी कारणवश मर गए हैं या त्याग पत्र दे दिया किसी कारणवश, तो अब कितने बचेंगे? 240 बचेंगे। अब प्रभावी बहुमत का सिंपल सा तात्पर्य होता है कि उस सदन की उस दौरान कुल जितने सदस्य हैं, मतलब नंबर ऑफ 245 में यदि 5 नहीं है तो नंबर कितने बचे? 240। 240 का बहुमत चाहिए, और 240 का बहुमत निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा? 120 प्लस 1, तो 121 वोट राज्यसभा के चाहिए होंगे। मान के चलते हैं कि 240 सदस्य थे, राज्यसभा की कार्रवाई हुई और उस दिन मान के चलिए सिर्फ 200 लोग आए, किसी कारण 40 लोग ना पाए, हो सकता है शादी वादी में चले गए हों, विदेश घूमने चले गए हों, 200 लोगों ने कार्रवाई में भाग लिया, तो हमें कितना वोट चाहिए होगा इन 200 में? 121। हमें इस 200 का बहुमत नहीं चाहिए, हमें उस समय जो रिक्त सीटें छोड़कर जितनी सीटें बची हैं उसका बहुमत चाहिए, उसे कहते हैं प्रभावी बहुमत। और प्रभावी बहुमत का प्रयोग 8 जगह होता है, सिर्फ 8 जगह। कौन कौन से? राज्यसभा का सभापति, ठीक, राज्यसभा का उपसभापति, लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के उपाध्यक्ष, ये 4 हो गए संसद के, विधानसभा के अध्यक्ष, विधानसभा के उपाध्यक्ष, जहां विधान परिषद है वहां के सभापति, और जहां विधान परिषद है वहां के उपसभापति। मतलब विधायिका के जो टॉप लीडर होते हैं, सभापति, उपसभापति, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, उन्हें हटाने के लिए हम इस प्रभावी बहुमत का सिर्फ 8 जगह यूज करें, बाकी कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी किसी भी पद को हटाने के लिए इस बहुमत का प्रयोग नहीं। ठीक, प्रभावी बहुमत का मतलब समझ में आया? कुल सीटों में से उस समय कितनी सीट रिक्त हो गई? रिक्त का मतलब है त्याग पत्र दे देना, रिक्त का मतलब है मृत्यु के कारण उसकी सीट खाली हो गई, जहां चुनाव की गुंजाइश रहती है। रिक्त का मतलब है सदस्य ही नहीं है, सदस्य ने किसी कारण उसका निर्वाचन रद्द कर दिया जाए तो सीट खाली हो जाती है, किसी कारण मान के चलिए उसे त्याग पत्र दे दिया, मूड नहीं है सही, किसी कारण वो कार के नीचे आ गया, निपट गया, तो उस समय सीटें खाली हो जाती, बाद में चुनाव करवाए जाते, तो वो उसे होते हैं प्रभावी संख्या, और प्रभावी संख्या का ही हमें चाहिए बहुमत। जैसे ही वोट होगा प्रभावी संख्या से बहुमत पास होगा, फिर राज्य लोकसभा भेज दिया जाता है, वहां पर कार्रवाई होती है, वहां पर बहुमत से पास होता है तो राष्ट्रपति को, अब उपराष्ट्रपति को हटा दिया। लिखिए, फटाफट लिख लेते हैं, तो इसके बाद बाकी कल बढ़ लेंगे। लिखिए इसमें कुछ लिखवाया था क्या? नीचे वाली लाइन पढ़ो। समानता 5 वर्ष का कार्यकाल समाप्त हो सकता है। लिखिए इसमें पॉइंट में लिखिए, उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र, उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को सौंप सकता है। उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को सौंपता है या सौंप सकता है, जिसके बाद वह पद रिक्त हो जाता, जिसके बाद वह पद रिक्त हो जाता। पॉइंट 1 हो गया। मैंने कोई अनुच्छेद लिखवाया? में बेटा मुझे कहे कंफ्यूज कर रहा है, मुझे मत कंफ्यूज करो, कॉन्स्टिट्यूशन की किताब ये पढ़ो। उपराष्ट्रपति को
प्रभावी बहुमत के माध्यम से हटाया जा सकता है। प्रभावी बहुमत के माध्यम से हटाया जा सकता है। और यह प्रस्ताव सबसे पहले केवल राज्यसभा में ही लाया जा सकता है। सबसे पहले केवल राज्यसभा में लाया जा सकता। चक्कर आ रहे हैं बच्चे, एनर्जी नहीं रहती, तो कल कुछ लेके आया करो ड्राई फ्रूट्स। मुझे मालूम है कि 4 घंटे पढ़ते पढ़ते हालत खराब हो जाती है, तो कुछ ले आया करो, मैं छूट देता हूँ, 10 मिनट आराम से खा पी के चले आया करो। चाय वाय की दुकान, समोसा वमोसा खा लिया करो, या घर से कुछ ड्राई फ्रूट्स या चने उन्हें भर लाया करो। मत, छूट है, मेरी तरफ से छूट है। बच्चों की हेल्थ